एपिसोड 8 तुम बिल्कुल उसी के जैसे हो। क्लब सनसेट। रात के 12 बजने को थे, फिर भी क्लब के अंदर गर्म और जोशीला माहौल था। रातों को जगने वाले मुंबई के यंगस्टर्स अपनी नाइट फुल ऑन एंजॉय कर रहे हैं। प्रथम भी इसी क्लब में अपने एक मीटिंग के सिलसिले में आया हुआ था। मिस्टर चौधरी, आई एम वेरी एक्साइटेड टू वर्क विथ यू। प्रथम के सामने बैठे अधेड़ उम्र के आदमी ने प्रथम के साथ हाथ मिलाते हुए कहा, मी टू मिस्टर दास। प्रथम ने भी मुस्कुराते हुए उनसे कहा। दोनों ही बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी प्रथम का फोन रिंग हुआ। मॉम इस वक्त क्यों कॉल कर रही है? फोन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखते हुए वो अपने आप में बड़बड़ाया और मिस्टर दास को एक्सक्यूज कर वो फोन पर बात करने के लिए एक खाली कॉरिडोर की तरफ चला गया। वहीं मिस्टर दास ने पीछे मुड़कर प्रथम को उस कॉरिडोर की तरफ जाते देखा। शिकार जाल में फंस चुका है। उन्होंने अपने फोन से ये मैसेज टाइप कर किसी को सेंड किया और शातिर तरीके से मुस्कुराते हुए उस कॉरिडोर की तरफ देखने लगे। कुछ दिनों बाद होटल प्लाजा। रात के 8:30 बजे थे। प्रिशा और विनय अपने क्लाइंट के साथ यहाँ मीटिंग के लिए आए थे। आज बहुत थक गई सच में। मीटिंग ओवर होने के बाद क्लाइंट के जाते ही प्रिशा ने अपने हाथों की उंगलियों को दबाते हुए टायरिंग वॉइस में सामने बैठे विनय से कहा, हाँ आज काफी वर्कलोड था। वैसे मैं क्या कह रहा था, क्यों ना आज यही डिनर कर ले? विनय ने प्रिशा की तरफ देख एक मुस्कान के साथ पूछा। नहीं बॉस, आई का पता है ना तुम्हें। प्रिशा अपनी बात पूरी कर पाती कि विनय उसकी बात काटते हुए बोला, मैंने आंटी को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है। प्रिश, ओके फिर मुझ कनीज को क्या ही दिक्कत। विनय के फोर्स करने पर प्रिशा भी मुस्कुराते हुए मान गई। वैसे भी उसी बाहर का खाना अपने जान से भी ज्यादा अजीज था। वैसे तो विनय प्रिशा का बॉस था, पर पिछले कुछ सालों से एक साथ काम करने की वजह उन दोनों के बीच अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। प्रिशा उसके साथ काफी कंफर्टेबल होकर डिनर रही थी। डिनर के बीच बीच में वो एक दूसरे से बातें और हंसी मजाक भी कर रहे थे। वहीं एक सेंट फ्लोर पर अपने प्राइवेट रूम में बैठा इंसान लगातार प्रिशा और विनय को ही घूरे जा रहा था। प्रिशा और विनय की क्लोजनेस महसूस करते हुए उस आदमी की अपने हाथ में पकड़े स्पून पर पकड़ मजबूत होती जा रही थी। उस आदमी के सामने बैठा उसका असिस्टेंट अपने बॉस की हरकतों को साफ साफ देख पा रहा था। रॉयल ब्लू कलर का बिजनेस सूट, हाथों में डिजिटल वॉच, सलीके से सेट किए बाल, चेहरे पर मास्क और आंखों पर काले रंग के गॉगल्स। उस आदमी ने अपने पूरे चेहरे को ढक रखा था। फिर भी अपनी पर्सनैलिटी और बॉडी शेप से वो काफी हैंडसम और एलिगेंट लग रहा था। बातों बातों में ही विनय ने प्रिशा का हाथ पकड़ लिया, लेकिन प्रिशा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे फर्क भी क्यों पड़ता, आखिर विनय उसका दोस्त जो था। पर विनय का हाथ प्रिशा के हाथों पर महसूस करते ही उस आदमी की जलन की सीमा पार हो गई। वो गुस्से से पागल हो गया। उसके गर्दन और हाथों की हरी नसें दिखने लगी। एक जोरदार आवाज के साथ उसने अपने सामने रखे टेबल पर लात मार दी। एक झटके में टेबल पर रखे सामान के साथ वो कांच से बनी टेबल चनकना चूर हो गई। वो आदमी गुस्से से तिलमिलाते हुए होटल से बाहर की तरफ चला गया। वो रूम साउंड प्रूफ था, इस वजह से टेबल के गिरकर टूटने की आवाज रूम में ही दब गई। वहीं उस आदमी का असिस्टेंट चुपचाप उसी रूम में खड़ा रहा, अपने बॉस को गुस्से में जाते हुए देखता रह गया। वो तो अच्छा हुआ कि वक्त रहते अपने बॉस के एक्शन को समझ वो अपनी जगह से हट गया, वरना तो अब वो हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा होता। ये बॉस भी न
इनका तो जवाब ही नहीं, पहले खुद ही छोड़ दिया और अब जल बुनकर कोयला हो रहे हैं। असिस्टेंट ने एक गहरी सांस लेकर नीचे बैठ आराम से डिनर एंजॉय कर रहे प्रिशा और विनय की तरफ देख कहा और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। अपने बॉस की हरकत की वजह से टेबल पर रखे खाने की कुछ डिशेस उसके शर्ट पर गिर गई थी और उसी को साफ करने वो वॉशरूम की ओर जा रहा था। टाइगर पैलेस। रात के 10 बजे थे। क्रिश प्रिशा से वीडियो कॉल पर बातें कर रहा था। वहीं ऋषभ स्टडी में बैठा उसके लैपटॉप पर क्रिश में रूम की लाइव सीसीटीवी फुटेज देख रहा था। क्रिश प्रिशा से बातें करते हुए काफी खुश नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान खिली हुई थी। उसकी वो प्यारी सी मुस्कान देख ऋषभ ने सुकून के साथ अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे उसकी हंसी को अपनी आंखों में, अपने दिल में उतारना चाहता हो। अपनी आंखें बंद करते ही वो अपनी अतीत की यादों में खोसा गया। मेरा बेबी बिल्कुल मेरी तरह होगा, क्यूट और क्यूट। एक 5 से 6 महीने प्रेग्नेंट औरत ने मिरर में अपने बेबी बम को प्यार से देखते हुए अपने पीछे खड़े ऋषभ को प्यार से देखते हुए कहा। ऋषभ बंद आंखों से अपने पीसफुल पास्ट को याद सुकून महसूस कर रहा था। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और फिर से क्रिश को निहारने लगा। उसके चेहरे पर इस वक्त अलग ही एक्सप्रेशन थे। तुम बिल्कुल उसी के जैसे हो। चेहरा जरूर मेरा है, पर ये तुम्हारी मुस्कान, बातें, खास कर तुम्हारा ये दिल बिल्कुल किटी की तरह है। ऋषभ ने लैपटॉप के स्क्रीन पर हाथ फेरते हुए कहा, जैसे वो क्रिश के चेहरे को छूकर उसे महसूस कर रहा हो। क्या प्रथम फंसने वाला है मिस्टर दास के बिछाए जाल में? आखिर ऋषभ क्यों छुपा रहा है अपने दिल में छुपे क्रिश के प्यार को? क्या किटी ही है ऋषभ की वाइफ? और अगर किटी ही ऋषभ की वाइफ और क्रिश की रियल मम्मा, तो वो इस वक्त कहाँ है? एपिसोड 9 ब्लाइंड डेट और क्रिश ने किया कांड। अगले दिन, आज संडे यानी फंडे था। क्रिश, आयुष और रुद्र हॉल में डेरा डालकर बैठे टीवी पर क्रिश का फेवरेट कार्टून पोकेमोन देख रहे थे। अमन भाई कहाँ है? कितने दिन हो गए उनका तो कोई अता पता ही नहीं। आयुष ने टीवी से अपनी नजरें हटाकर रुद्र की तरफ देख पूछा। उसका क्या है, वो हॉलीडेज एंजॉय कर रहा होगा गोवा के किसी बीच पर आंटी की सेट की हुई डेट के साथ। रुद्र ने कैजुअल वे में जवाब दिया। आयुष दोनों इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि उनका नन्हा शेदान टाइगा उन दोनों की बातें गौर से सुन रहा था। टिचल चाचू, ये ब्लाइंड डेट क्या होता है? क्रिश ने आंखें टिमटिमाते हुए अपने दोनों चाचाओं को देख क्यूरोसिटी से पूछा। वो दोनों तो क्रिश का सवाल सुन कुछ पल के लिए चुप ही हो गए। ये रुद्र भाई भी न इस छोटे चूहे के समाने ये क्या बग दिया, अब ये 1000 सवाल करेगा। पिद्दी कहीं का। क्रिश का सवाल सुन आयुष अपने प्यारे भतीजे को बेहद ही प्यार से घूरने लगा। उन दोनों को कुछ ना बोलते देख क्रिश ने रुद्र का हाथ पकड़ा डॉट और उसके हाथ को हिलाते हुए फिर से बोल पड़ा। बताओ ना रुद्र, ब्लाइंड डेट यानी? रुद्र, ये सब क्या सिखा रहे हो तुम टाइगा को? रुद्र, ब्लाइंड डेट का मतलब क्रिश को समझा पाता उससे पहले ही विला में इंटर कर रहे प्रथम ने रुद्र को डांट लगाकर चुप कराते हुए कहा। प्रथम के पीछे आ रहा ऋषभ भी रुद्र को घूर कर देख रहा था। पल चाचू, आप टिचल चाचू को डांटो मत। मैंने इनसे पूछा और ये बस मुझे समझा रहे थे। क्रिश की बात पर रुद्र ने 2-3 बार हाँ में गर्दन हिलाई। रुद्र, तुम टाइगा को बिगाड़ रहे हो। आई वॉर्न यू, सुधर जाओ। और तुम टाइगा, ये सब बड़ों की बातें हैं। ऐसे बड़ों की बातें सुनना बैड मैनर्स है, समझे? प्रथम ने बारी बारी से रुद्र और क्रिश को डांट लगाते हुए कहा। आयुष उन दोनों को डांट पड़ते देख मजा ले रहा था। ओफो पल चाचू, कूल डाउन। मैंने तो बस इसलिए पूछा था।
क्योंकि मम्मा को उनकी मम्मा ब्लाइंड डेट पर जाने को बोल रही थी। कृष ने सोफे से उतरकर प्रथम के पास जाकर वही टेबल पर रखा पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, क्या ब्लाइंड डेट? कृष की बात सुन रुद्र, आयुष और प्रथम तीनों एक साथ चीख पड़े। वही सेटर्स चढ़ते हुए ऋषभ के कानों में जैसे ये बात गई, उसके पांव भी कुछ पल के लिए रुक गए। हाँ, ब्लाइंड डेट पर मम्मा ने उनकी मम्मा को मना कर दिया। मम्मा की मम्मा उन पर गुस्सा हो रही थी। टाइगा को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। कृष आज सुबह जब प्रिशा से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था, तब प्रिशा और प्रीति जी के बीच हुई बातों को एक बार फिर से याद कर गुस्से से फूल उठा। आखिर उसकी मम्मा को कोई इस तरह से कैसे डांट सकता है? ओ फूले हुए टाइगा, बस हो गई नौटंकी, जाओ अपनी बैग पैक कर लो, कल से स्कूल जाना है। आयुष ने बारी बारी से रुद्र और प्रथम की तरफ देखा और फिर कृष का हाथ पकड़ दोनों कृष के कमरे की तरफ बढ़ गए। कृष और प्रिशा के बीच की बॉन्डिंग दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। कृष के मुंह पर हमेशा अपनी मम्मा का ही नाम रहता था। ऐसे ही 2 हफ्ते बीत गए। प्रिशा अपने काम में पूरी तरह व्यस्त हो चुकी थी, पर हर रात सोने से पहले वो कृष को याद से कॉल कर लेती थी। इस बीच कृष ने भी किंडरगार्टन ज्वाइन कर लिया था। उसे किंडरगार्टन जाना ज्यादा तो पसंद नहीं था, पर अपने डैड के डर की वजह से वो चुप था। फ्लावर किंडरगार्टन, मुंबई। प्रिंसिपल ऑफिस। सुबह के 11 बजे थे। कृष और उसके साथ उसी की हम उम्र का बच्चा जो थोड़ा सा जख्मी था, वो दोनों ही प्रिंसिपल ऑफिस में मौजूद थे। प्रिंसिपल इस वक्त अपने फोन से किसी को कॉल कर रही थी। उसके चेहरे पर इस वक्त झुझुलाहट के भाव थे। मिस्टर राजवंश का तो कॉल ही नहीं लग रहा। अपने फोन को देखते हुए प्रिंसिपल खुद ही में बड़बड़ाई, कृष टेल मी यूवर्स मम्मास फोन नंबर। प्रिंसिपल ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कृष की तरफ कटाक्ष भारी नजरों से देख उससे पूछा। कृष, जिसे अपनी मम्मा का नंबर किसी सॉन्ग के लिरिक्स की तरह याद था, उसने जल्दी से प्रिशा का नंबर प्रिंसिपल को बता दिया। प्रिंसिपल ने फिर से कृष को अपनी कटाक्ष भरी नजरों देखा। ये बच्चा तो एक आफत है, आफत। और दूसरी तरफ इसके डैड। आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। उस अधेड़ उम्र की प्रिंसिपल ने यही सब सोचते हुए कृष की मम्मा यानी कि प्रिशा को कॉल लगा दिया। हुश, आई नो डैड का कॉल लगता ही नहीं। बिजी डेविल डैड। पल अच्छा ही हुआ, अब मैं मेरी क्यूट मम्मा से मिलूंगा, कृष ने फ्लोर को घूरते हुए मन ही मन कहा। उसे खुशी थी कि वो आज अपनी मम्मा से मिल पाएगा और डैड को उसके कारनामे के बारे में भनक भी नहीं लगेगी और ना ही उसे कोई पनिशमेंट मिलेंगी। हेलो, इज दिस कृष मम्मा? प्रिंसिपल ने अपनी आवाज में थोड़ी नरमी लाते हुए पूछा। वो जानती थी कि वो इस वक्त मिसेस राजवंश से बात कर रही है। क्या? प्रिशा, जो इस वक्त अपने काम में बिजी थी। अचानक ऐसा सवाल सुन उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने अपना फोन कान से हटाया और फोन पर शो हो रहे अननोन नंबर को देखा। जी, मैं कृष के किंडरगार्टन से उसकी प्रिंसिपल बोल रही हूँ। कुछ प्रॉब्लम हो गई है, आपको जल्दी से किंडरगार्टन आना होगा। प्रिंसिपल ने एक बार में ही अपनी बात पूरी की और प्रिशा के जवाब का वेट करने लगी। कृष प्रॉब्लम? प्रिशा ने प्रिंसिपल की बात दोहराई। उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आया, पर कृष किसी प्रॉब्लम में है ये सुन वो डर गई। क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? आप जल्दी से मुझे किंडरगार्टन का एड्रेस सेंड कर दीजिए। ये बोल उसने जल्दी से कॉल कट किया और अपना सामान समेट अपने एक कलीग को किसी इमरजेंसी का बोल वहां से हड़बड़ाहट में चली गई।
वही प्रिंसिपल एक टक कटे हुए फोन को हैरानी से देखने लगी। कैसी माँ है ये? क्या इसे अपने खुद के बेटे के किंडरगार्टन का एड्रेस भी पता नहीं? शायद कोई फैमिली प्रॉब्लम होगी, तभी तो एडमिशन फॉर्म में मदर की जगह पर किसी का भी नाम नहीं लिखा है। अपनी सोच से बाहर आते हुए प्रिंसिपल ने प्रिशा को अपने किंडरगार्टन का एड्रेस सेंड किया। एपिसोड 10 क्रिश लव फॉर प्रिशा। आधे घंटे बाद। क्रिश, बच्चा तुम ठीक तो हो? ये बोलते हुए प्रिशा बिना प्रिंसिपल की परमिशन लिए उसके केबिन में घुस गई। क्रिश ने जैसे ही अपनी मम्मा की आवाज सुनी तो वो भी दौड़ता हुआ उसके पास चला गया। प्रिशा ने भी उसे जल्दी से अपने गोद में उठा लिया। बच्चा, क्या आप ठीक हो? प्रिशा क्रिश को ऊपर से नीचे तक अच्छे से स्कैन कर उसके माथे को हल्के से चूमते हुए बोली। वो इस वक्त हाँफ रही थी। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदों के साथ डर और घबराहट के भाव थे। क्रिश ने प्रिशा सवाल पर मुस्कुराते हुए बस हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। वैसे तो क्रिश ठीक था, पर उसके चेहरे की चमक गायब थी। उसके क्यूट पीली आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स बने थे। उसका फेस डल पड़ चुका था। उसका शरीर किसी भट्टी की तरह तप रहा था। फिर भी अपनी मम्मा को देख वो मुस्कुरा रहा था। प्रिशा उसे इस हालत देख घबरा गई। क्रिश को बुखार है। उसने क्रिश के माथे पर हाथ रख खुदी से कहा। वो आगे कुछ कह पाती या क्रिश कुछ कह पाता कि तभी एक औरत की गुस्से भरी आवाज उसके कानों पर पड़ी। उसे क्या होगा? जरा देखिए तो आपके बेटे ने मेरे बेटे को कितनी जोर से पीटा है। उस औरत ने प्रिशा पर गुस्से से बरसते हुए कहा। उस औरत की बात सुन प्रिशा का भी ध्यान उस पर चला गया। दिखने में वो औरत किसी बड़े घर की लग रही थी। उस औरत की गोद में एक गोलू मोलू सा क्यूट बच्चा था, जो इस वक्त रो रहा था। उसके चेहरे पर हाथों पर चोट के निशान थे, जिस पर पहले से ही दवा लगाई हुई थी। उन माँ बेटे को देखने के बाद प्रिशा ने अपने गोदी में पकड़े क्रिश को देखा। मम्मा, गलती उसकी थी। मैं सच कह रहा हूँ मम्मा। अपनी मम्मा को अपनी तरफ देखता पाकर क्रिश ने जल्दी से अपनी क्यूट सी आंखें टिमटिमाते हुए सफाई दी। कैसी गलती? हाँ, आपके बेटे ने मेरे बेटे को पीटा। देखिए कितनी चोट लगी है उसे। ये बोलते बोलते वो औरत चुप हो गई, क्योंकि प्रिशा उसे इग्नोर करते हुए क्रिश को वहाँ से लेकर जा रही थी। क्रिश को फीवर था। प्रिशा के लिए क्रिश के हेल्थ से ज्यादा इस वक्त कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं था। वो जल्द से जल्द क्रिश को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहती थी। प्रिशा का इस तरह इग्नोर करना उस औरत यानी कि मिसेस कश्यप का गुस्सा बढ़ाने के लिए काफी था। वो कश्यप इंडस्ट्री के सीईओ की वाइफ थी। वो खुद भी एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। आज तक किसी ने इसे इस तरह से इग्नोर नहीं किया था। साथ ही साथ प्रिंसिपल भी प्रिशा के इस व्यवहार से थोड़ी नाराज हो गई। यू मैनरलेस, खुद ऐसी है, बच्चा भी वैसा ही होगा ना? मैनरलेस। और इससे आगे मिसेस कश्यप कुछ बोल पाती कि एक मर्दाना कड़कती हुई आवाज वहाँ गूंज उठी। माफी मांगो। ये ऋषभ था। ब्लैक बिजनेस सूट, सलीके से सेट किए हेयर्स, आंखों पे गॉगल्स। वो बड़े एटीट्यूड के साथ रूम में एंटर हुआ और प्रिंसिपल के सामने वाली चेयर पर अदब से बैठ गया। उसके पीछे पीछे पार्थ भी था, जो आज सुबह ही मलेशिया में अपना सारा काम निपटा के मुंबई आया था और आते ही काम पे लग गया। ऋषभ की रौबदार आवाज किसी को भी घबराने के लिए काफी थी। मिसेस कश्यप और उनका बेटा राज उसकी आवाज सुन एक पल के लिए डर गए। वही प्रिंसिपल के माथे पर डर की वजह से पसीने की बूंदें जम गई। क्रिश तो ऋषभ की आवाज सुन डर के मारे रोने लगा। उसे अपने डैड से और सबसे ज्यादा उनसे मिलने वाली पनिशमेंट से डर लग रहा था।
वो डार्क रूम में बंद होना नहीं चाहता था। मम्मा, गलती उसकी थी मम्मा। उसने ना आपका स्कार्फ गंदा कर दिया मम्मा। क्रिश सिसकते हुए जैसे तैसे बोल पड़ा। शुश बच्चा, कोई बात नहीं, रो मत, हम यहाँ से अभी चलते हैं। प्रिशा ने उसके चेहरे को अपने गर्दन में छुपा लिया और उसके पीठ पर हाथ फेर उसे चुप कराते हुए बोली, आपके बेटे। मिसेस कश्यप ने अपने डर को साइड रखते हुए बोलने की कोशिश की, पर ऋषभ ने उन्हें चुप करा दिया। जस्ट शट अप। ऋषभ, जिसका अपने बेटे को रोते हुए देख गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था, उसने अजीब तरह से अपने गर्दन पर हाथ फेरते हुए गुस्से से तेज आवाज में कहा और घूरकर पार्थ की तरफ देखा। पार्थ ऋषभ के खतरनाक नजरों की तपिश अपने ऊपर महसूस कर हड़बड़ाहट में आगे बढ़ गया और अपने हाथ में पकड़े लैपटॉप को प्रिंसिपल के डेस्क पर रख लैपटॉप ओपन कर उसमें क्रिश के क्लासरूम की सीसीटीवी फुटेज की सुबह वाली रिकॉर्डिंग ऑन की। लंच ब्रेक का टाइम था। सभी बच्चे क्लासरूम में यहाँ वहाँ घूम खेल रहे थे, तो क्रिश चुपचाप अपनी सीट पर बैठा अपने हाथ में पकड़े प्रिशा के स्कार्फ को देख रहा था। वो स्कार्फ काफी हद तक गंदा हो चुका था। उस स्कार्फ को देखकर लग रहा था कि उसे कितने दिनों तक वॉश ही नहीं किया। तभी राज, क्रिश का क्लासमेट, उसके पास आया और बिना क्रिश से कुछ कहे उसके हाथ से वो स्कार्फ लेकर अपने बेंच के नीचे गिरे पानी पर डाल दिया। ये सब इतना फास्ट हुआ कि क्रिश को तो कुछ समझ ही नहीं आया, पर जैसे ही उसने अपने मम्मा का स्कार्फ जमीन पर गिरे गंदे पानी में देखा, उसने जल्दी से उसे उठा लिया। वो स्कार्फ गिला हो चुका था, साथ ही साथ वो और भी ज्यादा गंदा भी हो गया था। क्रिश ने उस स्कार्फ को स्निफ किया, पर स्कार्फ से प्रिशा की स्मेल की जगह एक अजीब सी बदबू आ रही थी। क्रिश के आंखों में नमी तैर गई। मम्मा, वो होले से बुदबुदाया। अचानक उसके क्यूट फेस पर गुस्से के बादल छा गए। वो जोर से चीखा, तुमने गंदा कर दिया। मम्मा का था वो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये बोलते हुए बिना कुछ सोचे समझे वो राज पर टूट पड़ा। रिकॉर्डिंग खत्म हुई। गेट रेडी। इतना बोल ऋषभ अपना ब्लेजर ठीक करते हुए चेयर से खड़ा हुआ। उसकी आवाज नॉर्मल थी, पर प्रिंसिपल डर गई। वो ऋषभ के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी, पर उसके प्रेजेंस से फील हो रहा डार्क खतरनाक ऑरा उसे घबराने पर मजबूर कर रहा था। साथ ही साथ मिसेस कश्यप भी डर चुकी थी। सीसीटीवी फुटेज से ये साफ था कि गलती उनके बेटे की थी, पर फिर भी एक गंदे से स्कार्फ के लिए इतना पिटना उन्हें बिल्कुल ठीक नहीं लगा। पर वो क्या ही कहती। ऋषभ अपनी चेयर से उठा और बाहर जाने लगा। उसने क्रिश और प्रिशा पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। क्रिश बच्चा, क्या हुआ? क्रिश, ओपन यूवर आईज बेटा। मम्मा को डरा ओ मत बेबी। क्रिश, जिसकी हालात पहले से ही ठीक नहीं थी, वो ऋषभ के आने से और ज्यादा बिगड़ गई। काफी रोने की वजह से वो प्रिशा की बाहों में बेहोश हो गया। ये देख प्रिशा घबरा गई। उसके आंखों से आंसू बहने लगे। क्या हुआ? टाइगा, वो ठीक तो है ना? प्रिशा की बात सुन और उसे पैनिक होता देख वही प्रिंसिपल ऑफिस में खड़ा पार्थ जल्दी से प्रिशा और क्रिश के पास आया। वो बेहोश हो गया है। डॉक्टर, हमें हॉस्पिटल। प्रिशा जैसे तैसे बोली और क्रिश को लेकर बाहर की तरफ निकल पड़ी। हेल्थ केयर हॉस्पिटल मुंबई। ऋषभ की कार जैसे ही हॉस्पिटल के सामने आकर रुकी, बिना एक पल गवाए प्रिशा ने क्रिश को अपने गोदी में संभाला और लंबे कदम भरते हुए वो हॉस्पिटल के अंदर जाने लगी। उसके आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे।
पार्थ ने हॉस्पिटल में पहले से ही सारे इंतजाम कर लिए थे। जैसे ही प्रिशा क्रिश को लेकर हॉस्पिटल में एंटर हुई, डॉक्टर्स की सारी टीम वहां पर मौजूद थी। क्रिश को हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर मिस्टर जाधव ने अच्छे से चेक किया। उनका चेकअप पूरा हो जाने के बाद उन्होंने ऋषभ को इशारा कर रूम से बाहर आने को कहा। प्रिशा, जिसकी हालत रोने की वजह से लाला हो चुकी थी, उसने जैसे तैसे खुद को शांत किया और बेड पर बुखार में तप रहे क्रिश के माथे को हल्के से चूम उसका हाथ पकड़ उसके साइड में रखे चेयर पर बैठ गई। डॉ जाधव के केबिन में इस वक्त ऋषभ और पार्थ डॉ जाधव के केबिन में बैठे हुए थे। मिस्टर राजवंश, आपके बेटे की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो मेंटली काफी अनस्टेबल है। उसने कुछ दिनों से ना ही ठीक से खाना खाया है और ना ही उसकी नींद ठीक से पूरी हुई है। आपको उसका एक्स्ट्रा ख्याल रखने की जरूरत है, साथ ही साथ उसे वार्म एनवायरनमेंट की भी जरूरत है। आप उसके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताएं, उससे बातें करें। बच्चे बस प्यार के भूखे होते हैं। अगर सही समय पर उन्हें वो प्यार और केयर नहीं मिला तो उनकी बिगड़ सकती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। डॉ जाधव ने अपनी क्रिश के कंडीशन के बारे में समझाते हुए कहा। ऋषभ उनकी बातें ध्यान से सुन रहा था। क्रिश के वार्ड में प्रिशा ने क्रिश के नन्हे हाथ को काफी मजबूती से अपने हाथों में थाम रखा था। क्रिश को इस हालत में देख उसका दिल अंदर से दर्द कर रहा था। प्रिशा एक तक क्रिश के मुरझाए हुए चेहरे को निहार रही थी कि तभी प्रिशा का फोन रिंग हुआ। ताई, कहाँ हो तुम? विनय दादा का फोन आया था। उन्होंने कहा आप इमरजेंसी में ऑफिस से निकल आई। कहाँ हो तुम? प्रिशा के फोन पिक करते ही फोन के दूसरी तरफ से एक मीठी पर घबराई हुई आवाज आई। वेदू में प्रिशा सिसकते हुए बस इतना ही बोल पाई। ताई, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? शांत हो जाओ। ताई, कहाँ हो तुम? मुझे बताओ, मैं अभी आ रही हूँ वहाँ। फोन पर प्रिशा का रोना सुन वेदिका, प्रिशा की छोटी बहन, घबराते हुए बोली। उसका प्रिशा ने बस उसे हेल्थ केयर हॉस्पिटल आने को कह। उसे बहुत ज्यादा रोना आ रहा था। वो खुद को संभाल नहीं पा रही था। वहीं उस रूम में काउच पर आराम से बैठा ऋषभ उसकी हर हरकत बारीकी से नोटिस कर रहा था। करीब 45 मिनट बाद वेदिका लंबे कदमों के साथ वार्ड नंबर 101 में दाखिल हुई। ये वही रूम था जहां क्रिश को एडमिट किया गया था। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, उसकी नजर बेड के साइड में बैठे अपने ताई यानी प्रिशा पर गई। ताई, तुम ठीक तो हो? वेदिका ने प्रिशा के कंधे पर हाथ रख घबराते हुए पूछा। वेदिका को देख प्रिशा ने उसे टाइट हग कर लिया। वो रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। उसके अंदर एक तूफान सा चल रहा था। उसे क्रिश के साथ बिताए हुए लम्हे, उसकी मीठी सी बातें, उसकी मुस्कान याद आ रही थी। उसे नहीं पता था कि क्रिश उसके दिए स्कार्फ के लिए इतना पोसिव था। क्रिश की इस हालत की वजह वो खुद को मान रही थी। ताई, शांत हो जाओ। क्या हुआ तुम? वेदिका ने प्रिशा के बालों को सहलाते हुए इतना ही कहा था कि एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों पर पड़ी। बिग बी, टाइगा बीमार है, आपने मुझे बताया भी नहीं। आयुष ने रूम में एंटर करते हुए नाराजगी भरी आवाज में कहा और सीधे क्रिश बेड के पास आकर उसे देखने लग। वेदिका ने आयुष की आवाज सुन उसकी तरफ देखा। आयुष को देख वेदिका के चेहरे पर घबराहट बढ़ गई और जैसे ही उसने आयुष जिस तरफ देख बात कर रहा था उस तरफ अपनी गर्दन मोड़ ली। उसकी घबराहट डर में तब्दील हो गई।